Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, this is lecture number 31. Before starting lecture number 31, let's have a look on lecture number 30 के lecture number 30 में हमने जो है वो क्या क्या किया था। तो lecture number 30 was based on chapter number 22 जिसमें हमने बात की थी बजटिंग के बारे में। तो लेट्स थोड़ा सा उसके बारे में जो है हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो है आज का लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे जो जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था। बजटिंग जो है दैट इज़ द बेसिस फॉर द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्लानिंग इज़ वर्क टू डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव फॉर एक्विजिशन एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर किया जाए और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। और कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर टू दैट द ऑब्जेक्टिव आर अटेन्ड, कि जो ऑब्जेक्टिव आपने डिटरमिन किए थे उनको ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन हो जाएं। उसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि बेनिफिट जो है वो कौन कौन से ड्राइव किए जा सकते हैं बजटिंग से। तो उसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट ये था कि आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं, आप टारगेट डिटरमिन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं असाइन करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एवेल्यूएट करते हैं जो भी आपने टारगेटेड जो से दिए होते हैं लोगों को। उसके बाद हमने क्या किया था, एस्टैब्लिशिंग बजट अमाउंट दैट एक बिहेवियरल अप्रोच जो है वो हमने अडॉप्ट की थी, जिसमें हमने यूजली देखा था कि प्रॉब्लम जो सी है वो कौन कौन सी होती हैं बजट में। रैशनल बजट अगर आप नहीं बनाते तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है एंड देन देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। उसके बाद हमने सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट किया था कि जो बजट है वो दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल और ऐसा होना चाहिए तो रैशनल हो, और अगर वो रैशनल होगा तो देन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमने बात की थी पार्टिसिपेशन इन द बजटिंग प्रोसेस, के बजट जब बना रहे हो तो उसमें कैसे प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हमने ये सजेस्ट किया था कि लोअर लेवल से बजट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट और उनके थॉट्स जो है वो उनको टारगेट्स बताने चाहिए कि दिस इज़ अवर टारगेट एंड वी हैव टू अचीव इन दिस मंथ। तो आप हमें बताएं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी और कैसे होंगी। देन वो जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल कम्युनिकेट टू द मिडल ऑर्डर के पास चली जाएंगी एंड देन दैट विल कम्युनिकेट टू द टॉप मैनेजमेंट एंड देन टॉप मैनेजमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करेगी और उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाएगी। देन द बजट पीरियड टाइम के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जो बजट का टाइम है दैट इज़ यूजली 1 ईयर, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट मंथ्स। मंथली बजट प्रिपेयर किया जाता है एंड देन उसको क्वार्टरली बजट मेंटेन किया जाता है, और जब 1 मंथ का बजट कंप्लीट हो जाता है देन वी मूव टू सेकंड मंथ एंड देन थर्ड मंथ। और उसके बाद क्या किया जाता है कि क्वार्टर जब कंप्लीट हो जाता है देन वी मूव टू अनदर क्वार्टर एंड फॉर होल ईयर बजट जो है उसको भी एवेल्यूएट किया जाता है। और उसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर बजट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर तो डैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल बजट। तो अगर 1 साल से ज़्यादा होगा, 2-3 साल का, 4 साल का या 5 साल का बजट आप बनाते हैं और उसको फोरकास्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल बजट। उसके बाद हमने क्या किया, द मास्टर बजट जो है वो हमने बताया कि जी मास्टर बजट जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से 6 स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन वी स्टार्ट विद द सेल्स बजट की बात की। उसमें हमने बात की थी कि सीजनल वेरिएशंस भी आ सकती हैं, कभी सेल्स आपकी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट दिस विद योर मार्केट फोर्स। और देन आपके जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो आपको बताएगा कि जो सा आपकी डिपार्टमेंट की जो सी है वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंड देन यू फोरकास्ट द सेल कि कितनी सेल जो सी आपने करनी है। उसके बाद हमने देखा था कि जी द प्रोडक्शन बजट हमने बनाया। उसके बाद हमने मटेरियल परचेज, मतलब प्रोडक्शन बजट हमने बनाया कि अच्छा ठीक है हमने जो है इतनी सेल्स करनी है, और उसके बाद हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस करने। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमने 20,000 यूनिट जो है वो सेल आउट करने, तो हमें 20,000 ही यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे, लेकिन दैट डिपेंड अपॉन द ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री के जो आपका ऑनर है उसकी क्या विश है कि उसने ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है। उसके बाद
जब हमारा प्रोडक्शन बजट बन जाता है तो देन प्रोडक्शन बजट मटेरियल परचेज के, उसका मटेरियल जो सा हमने कितना परचेज करना है, कितने मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन वी टॉक अबाउट द कैश पेमेंट फॉर द मटेरियल परचेज, के हमने कैश पेमेंट कितनी करनी है उस मटेरियल को परचेज करने के लिए। देन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन बजट अगेन दैट इज़ रिलेटेड विद द डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की बात की हमने कि ओके 1 यूनिट जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है कितने लेबर आर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वट एवर वी हैव एंड वट एवर वी आर गोइंग टू हायर फ्रॉम आउटसाइड, वो हमने चेक किया। एंड देन वी टॉक अबाउट द कैश पेमेंट फॉर द डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की कितनी कैश पेमेंट जो है हमें करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट हमें कितनी आएगी। देन द प्रोडक्शन बजट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जब वो हमारे डायरेक्ट लेबर कंप्लीट हो गया तो फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात की। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड देन वी टॉक अबाउट द पेमेंट, कैश पेमेंट के, हमने कैश पेमेंट जो है वो कैसे की। और उसके बाद हमने जो सा है बात की सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, क्योंकि वी हैव प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, नाउ वी प्लान अप टू द प्रोडक्शन, सारा कंप्लीट हो गया, अब हमने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जब सेल करना है तो उसको सेल करने के लिए क्या एक्सपेंसेस जो है वो इंकर्ड किए जाएंगे, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसके बारे में हमने बात की थी और उसको फिर हमने फोरकास्ट किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था कि कैश पेमेंट फॉर द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसकी लिस्ट्रेशन की थी। और एट द एंड हमने बात की थी कि अच्छा इतनी सारी पेमेंट्स कर ली, देन एलएस जो है ही वाज वरीड कि इतनी सारी पेमेंट कर दी हैं, अब जो है कैश कैसे रिसीव किया जाएगा, पेमेंट तो होती जा रही है लेकिन कैश की भी कुछ बात होनी चाहिए। तो देन उस एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हमने कैश रिसीव्ड की बात की थी और उसमें हमने बताया था कि कुछ कैश 75% वो उसी मंथ में रिसीव कर लेगा एंड देन द रिमेनिंग ही विल रिसीव एट रिमेनिंग में से 25%, मतलब जो टोटल है उसका 70% दिस मंथ रिसीव करेगा, 25% नेक्स्ट मंथ में, 5% ही विल नॉट रिसीव। तो ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर जो है वो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 31, कम्प्रिहेंसिव कैश बजट के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज द कंटिन्यूस ऑफ द कंटिन्यू ऑफ चैप्टर नंबर 22, कम्प्रिहेंसिव कैश बजट। With just a little more information we will be able to prepare a comprehensive cash budget। अगर हमारे पास कुछ और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाए तो then we are able to prepare a comprehensive cash budget, मतलब हम डिटेल से जो है कैश बजट जो है वो बना सकते हैं। और वो डिटेल इंफॉर्मेशन जो सी है हमारे पास कौन कौन सी है और जो सी इंफॉर्मेशन वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। LS Magnet company has given us the further information. Number one is has a $100,000 line of the credit at its bank with a zero balance on April 1। अब वो क्या कहते हैं कि जी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट ये है कि जो LS है ये इसकी रेपुटेशन अच्छी थी तो बैंक ने इसको क्या किया हुआ है कि क्रेडिट लाइन दी हुई है कि ये $1 लाख तक जो है वो बारो कर सकता है विद ए ज़ीरो बैलेंस। बैलेंस उसका अगर ज़ीरो हो गया तो उसके बाद वो 1 लाख तक ओवर ड्रॉ कर सकता है, क्रेडिट जो है वो ले सकता है। और क्या करता है LS जो है वो मेंटेन करता है, मेंटेन से $30,000 मिनिमम कैश बैलेंस, के वो अपना कैश बैलेंस जो है उसने हर वक्त $30,000 जो है वो मेंटेन करना है। बारोज एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ एंड रीपे एट द एंड ऑफ द मंथ। बारो क्या करता है, वो बारो करता है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ एंड पे रीपे करता है एट द एंड ऑफ द मंथ्स, वो उसको रीपे कर देता है। pays interest at 16% when a principal payment is made। और जब प्रिंसिपल पेमेंट पे की जाती है, मतलब जितना भी लोन लिया होता है उसने, वो जिस मंथ में भी पे करता है तो उस मंथ में क्या होता है कि वो 16% इंटरेस्ट जो है वो पे करता है। 60% एनुअली और उसका
जो से आप मंथली जितने मंथ्स के लिए जो से वो लिए। उसके बाद उसके फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, पेज ए $51,000 कैश डिविडेंड इन अप्रैल। उसने कैश डिविडेंड जो है वो भी पे किया है, $51,000, ह्यूज अमाउंट उसने कैश डिविडेंड दी है। देन परचेजेस इक्विपमेंट कॉस्ट 143,700 इन मे। उन्हें इक्विपमेंट परचेज किया 143,700 इन मे एंड 48,800 इन जून। तो जैसे मैंने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर में कि मे भी उसको जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या बाकी रिक्वायरमेंट के लिए इक्विपमेंट परचेज करना पड़े, तो उसने क्या किया कि वो मई में और जून में इक्विपमेंट भी परचेज किया है। हैज़ ए 40,000 कैश बैलेंस इन अप्रैल। तो ओपनिंग बैलेंस जो सा आपके पास है दैट इज़ अवेलेबल 40,000 कैश बैलेंस अप्रैल में अवेलेबल है। दिस इज़ द फर्दर कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो लेट्स सी कंप्रिहेंसिव कैश बजट की बात करते हैं कि वो किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। बिगनिंग बैलेंस जैसे पिछली स्लाइड में अवेलेबल था, तो हमने क्या किया कि बिगनिंग बैलेंस जो सा दैट इज़ 40,000 हमने वो ले लिया। एंड कैश रिसीप्ट की अब बात करते हैं, तो कैश रिसीप्ट हमारे पास जो सा है वो कितना आएगा, दैट इज़ 170,000, 400,000, 335,000। ये हमने जो लास्ट लेक्चर एंड किया था जहाँ से हमने टोटल कैश रिसीप्ट हमने फॉर द मंथ हमने प्रिपेयर की थी, तो वो हमारे पास 170,000 जो है वो हमारे पास आ गया था। तो वही फिगर्स जो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, 170,000, 400,000 एंड 335,000। तो जब ये हमने ऐड कर ली तो हमारे पास कैश अवेलेबल आ गया। तो इसका मतलब है कि अप्रैल में हमारे पास जो कैश अवेलेबल है दैट इज़ $210,000। और कैश पेमेंट हमने कौन कौन सी करनी है, तो हमने जो कैश पेमेंट करनी है हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी बनाई थी। मटेरियल बजट जो सा हमने बनाया था, वो लेबर बजट जो हमने बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट वो हमने बना लिया था, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट वो भी हमने बना लिया था, इक्विपमेंट परचेज ये इंफॉर्मेशन अभी हमें एट द स्टार्टिंग में जो सा वो अवेलेबल थी। डिविडेंड जो सा हमने पे किया वो भी थी। और जब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कैश पेमेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके बाद बैलेंस बिफोर फाइनेंसिंग वो हमारे पास आ जाएगा। और उसने ये कहा था कि 30,000 जो सा बैलेंस मेंटेन करना है। इफ़ द बैलेंस इज़ लेस दैन 30,000 तो बाकी अमाउंट जो सी हम बारो कर लेंगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट वो, और अगर जो वो बारो किया हुआ है तो वो रीपेमेंट भी आ जाएगा उसमें, और इंटरेस्ट जो पे करना है। एंडिंग कैश बैलेंस, तो एंडिंग कैश बैलेंस जो है वो 30,000 उसने मेंटेन करना है। अब आप ये देखें कि जो भी हमने बजट बनाया था, मटेरियल बजट जो सा वो बनाया था, वो हमने क्या किया कि उसको पुट कर दिया अप्रैल में और जून में। अप्रैल में 40,000 था, मई में जो सा 72,300 था, और जून में 72,700 था। इसी तरह लेबर बजट जो सा उसको भी पुट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एंड देन वी हैव द टोटल कैश पेमेंट 230,000। तो 230,000 जो सा हमने कैश पेमेंट की जो सा वो करनी है अप्रैल के मंथ में। एंड अवेलेबल कैश कितना है हमारे पास, दैट इज़ 210,000। कैश पेमेंट इज़ ग्रेटर देन द कैश अवेलेबल। तो बैलेंस बिफोर फाइनेंसिंग हमारे पास कितना आ गया, दैट इज़ 20,000। बैलेंस बिफोर फाइनेंसिंग हमारे पास क्या है, दैट इज़ 20,000 माइनस के 20,000 डेफिसिट है हमारे पास। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या था, दैट ही कैन बारो 100,000 मैक्सिमम। तो अभी उसको बारो करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि उसने एंडिंग बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, दैट इज़ 30,000 मेंटेन करना है। डेफिसिट कितना है 20,000 का, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इस वक्त जो बारविंग की ज़रूरत है दैट इज़ $50,000 की बारविंग की ज़रूरत है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एंडिंग बैलेंस है दैट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ फॉर द मंथ ऑफ मे। जो अप्रैल का एंडिंग बैलेंस था दैट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द मे, 30,000 आ गए। एंड देन वी हैव कैश अवेलेबल 430,000। और उसके बाद कैश पेमेंट जितनी भी थी वो हमने जो बजटेड किया हुआ था 72,300, 23,000, 76,000, 85,000, 143,700 उनको ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड जो है वो नहीं है। और
अप्रैल के महीने में हमारे पास डिविडेंड था 51,000 का. नाउ वी हैव इक्विपमेंट परचेज 143,700 का हमने इक्विपमेंट परचेज किया, दो डिविडेंड. तो कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है, डेट इज 430,000 और कैश पेमेंट कितनी है 400,000. तो हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने माइनस किया देन वी हैव 30,000 बैलेंस बिफोर फाइनेंसिंग. तो 30,000 बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है. तो इट्स मीन कि हमें इस महीने में फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो वी डोंट नीड टू बारो मनी इन दिस मंथ. द एंडिंग बैलेंस ऑफ द मे इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ जून का वो स्टार्टिंग बैलेंस होगा. एंड देन जून में जो कैश रिसीव थी डेट इज़ 335,000. तो total cash available is 365,000 in the month of June. and then हमने क्या किया कि जून में जो हमारा बजटेड कैश पेमेंट थी 72,700, 14,500, 59,000, 75,000 और उसके बाद हमारे इक्विपमेंट परचेज जो हमने किया था 48,800, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसको ऐड कर लिया. तो नाउ वी हैव $270,000. अगर हम ये देखें कि मई के महीने में 30,000 हमारे पास अवेलेबल था तो हमने जो बारोइंग की थी वो हम तो पे नहीं कर सकते थे. अगर हम वो पे कर देते तो देन वी हैव टू बारो अगेन. लेकिन अब हमारे पास कितना है, वी हैव $95,000. सो वी कैन पे द बारोड मनी. हमने क्या किया कि 50,000 जो बारो किया था वो हमने रीपे किया एंड देन वी पेड 16% फॉर हाउ मच 3 months. 3 months जो है क्योंकि बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड ऑन borrowed money and the principal amount is repay at the end of month. at the end of month होगी, जिस महीने में पे की जा रही है उसके एंड में होगी तो उस महीने का इंटरेस्ट भी ऐड होगा. तो 16% फॉर होल ईयर 16% लिया एंड देन जो फाइंड इट उसको आपने कैलकुलेट किया 3 months का इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 और आपके पास 2,000 जो है वो आ गया. एंड देन यू पेड 52,000 पे कर दिया तो देन यू स्टिल हैव $43,000 आपके पास अभी भी अवेलेबल है कैश में. तो ये जो आपके पास एंडिंग बैलेंस आया कैश का दिस विल बी द बिगनिंग बैलेंस ऑफ जुलाई का आपके पास ये बिगनिंग बैलेंस जो है वो होगा. Now the cash budget is completed. Now we will talk about the budgeted income statement. अब budgeted income statement की हम जो है वो बात करेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. The budgeted income statement एलिस मैग्नेट कंपनी जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं और उसके बाद आपने लिखा बजटेड इनकम स्टेटमेंट. अब यू आर गोइंग टू सबसे पहले नाम और व्हाट स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वो आप लिखते हैं एंड देन फॉर द 3 months एंडेड June 30th. तो अब जो है हमने क्या किया कि टोटल यूनिट्स जितने भी हमने सेल आउट करने हैं 3 months में तो हमने उनको गैदर कर लिया और वो यूनिट कितने बनते हैं डेट इज़ 100,000 यूनिट सेल्स 100,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10. तो आपके पास कितना आ गया $1 मिलियन जो है वो आपके पास आ गए. और उसके बाद आपने क्या किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपने कैसे जो है वो कैलकुलेट की दैट इज़ 100,000 यूनिट इंटू 4.99 और ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपके पास आ गया. ग्रॉस मार्जिन वो मार्जिन दैट इज़ अवेलेबल फॉर द सेलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, द मनी अवेलेबल फॉर द सेलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. और ये कैसे कैलकुलेट किया 4.99. सो हैव ए लुक, इसको देखते हैं. वी नीड ए comprehensive look on it. द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो सी है अगर आपको याद हो कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी 5 pound. दैट 5 pound मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड 5 pound मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट जो उनसे पर यूनिट के लिए 5 pound चाहिए था और उसकी कॉस्ट कितनी थी दैट इज़ 0.4.
तो अब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो 5 पाउंड चाहिए, 0.4 है तो मल्टीप्लाई किया, तो देन वी हैव $2 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल इज़ 2। और फिर हमने ये, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि 0.5 आवर्स मीन के 3 मिनट्स जो है आपको चाहिए किसके लिए, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसको आपने पर आवर से मल्टीप्लाई किया, 0.05 इंटू 10 आवर्स, तो आपको 1 यूनिट पे जो कॉस्ट पड़ रही है दैट इज़ $0.5, मतलब $0.5 जो है पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। और उसके बाद हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ अप्लाइड बेसिस ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमने वो कैसे कैलकुलेट किए, फ्रॉम द लेबर आवर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजटेड जो थे अप्रैल में लेबर आवर कितने थे, दैट इज़ 13, वो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो कैलकुलेट किए थे, 1300, 2300 एंड 1450। तो टोटल लेबर आवर हमारे पास 5050 जो है वो बने थे। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है हमारे पास थे 76,000, 96,000 एंड 79,000 एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज 251,000 फॉर द यूनिट ऑफ 5050। तो पर यूनिट जो से हमने अगर कैलकुलेट किए तो दैट इज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर ए क्वार्टर 251,000 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर 550 आवर्स, और उसको हमने डिवाइड किया तो इसका मतलब है दैट इज़ $49.70 पर आवर्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है दैट इज़ 0.05 पर आवर फॉर पर यूनिट। तो जो सा कॉस्ट जो हमें पड़ रही थी दैट इज़ पर आवर, तो 1 यूनिट पे जो सा वो मैं कितने 3 मिनट्स लग रहे थे, और टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी थी दैट इज़ 49.7 पर आवर। तो 1 यूनिट पे अगर 3 मिनट्स जो से आपके लग रहे हैं या 0.5 आवर्स लग रहे हैं, तो 1 यूनिट पे आपकी कॉस्ट कितनी आएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, डेट इज़ 2.49 मल्टीप्लाई किया आपने, तो टोटल यूनिट कॉस्ट अब आपके पास आ गई $4.99। और यही हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में 1000 यूनिट इंटू 4.99, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी है 499,000 आ गई। देन ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया दैट इज़ 501,000। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास 260,000 आए थे। ये कैसे आए, आपको अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बजट इसका जो सा प्रिपेयर किया था अप्रैल में जून, और 80,000 अप्रैल में थे हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मई में जो है 95,000 थे एंड जून में 85,000, टोटल 260,000 जो है ये हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए थे। एंड देन वी हैव द ऑपरेटिंग इनकम 241,000 इज ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गए। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने जो उतना भी पे किया था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने पे किया था 2,000 हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया था, हमने 50,000 बारो किया था तो उस पर 2,000 बना था। नेट इनकम हमारे पास आई 239,000। दिस इज द नेट इनकम। नेट इनकम इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बजटेड इनकम स्टेटमेंट जो सी है वो हमने कंप्लीट कर ली। नाउ मूव टू द बजटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में जो है वो बात करते हैं कि बजटेड बैलेंस शीट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी, एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेप। उसके बाद फिर हम जो है मेजरमेंट की तरफ जो है मूव करेंगे कि जो भी हमने बजट बनाया था उसमें से टारगेट कितना जो है वो अचीव किया गया। तो बजटेड बैलेंस शीट में वी हैव फर्दर इंफॉर्मेशन। एलएस रिपोर्ट्स द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस ऑन द June 30th prior to the preparing its budgeted financial statement, that is prior to the budgeted financial statement। उसने हमें ये बताया लैंड जो सी है उसके पास
जो अवेलेबल है दैट इज़ $50,000, बिल्डिंग नेट जो सी है 174,500, और उसके बाद कॉमन स्टॉक दैट इज़ $200,000, इक्विपमेंट इज़ 192,500 नेट इक्विपमेंट जो से, और रिटेन अर्निंग 148,150। रिटेन अर्निंग भी उसके पास काफ़ी है। और दिस इज़ द फर्दर इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, लेट्स सी। As usual, name, then what you are going to prepare the budgeted balance sheet June 30th 2002. Current assets हमारे पास कैश जो है हमारे पास वो 43,000 जो है दैट इज़ द बैलेंस जो हमारे पास एट द एंड ऑफ जून के एंड में जो है अवेलेबल था। जितनी भी अगर आप देखें तो कैश बजट जो हमने कम्प्रिहेंसिव बनाया था तो उसके एंड में हमारे पास लोन पे करने के बाद 43,000, 95,000 में से हमने 52,000 माइनस किए थे तो हमारे पास 43,000 रिमेनिंग थे। तो दैट इज़ कैश। अकाउंट रिसीवेबल 75,000। तो जो 75,000 है वो कौन से अकाउंट रिसीवेबल है, दैट इज़ द 25% ऑफ द जून सेल। जून की सेल हमारे पास कितनी थी, यू कैन रिमेंबर लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ 300,000। उसका 25% हमने रिसीव करना था इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंड कर रहे हैं 75,000। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी 11,500 पाउंड, और पर पाउंड कितना था, दैट इज़ 0.4। तो 4,600 हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जो है वो आ गई। देन फिनिश गुड इन्वेंट्री 5,000 यूनिट थे एंड कॉस्ट कितनी थी 4.99। तो हम इसको कॉस्ट में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, नॉट द सेल्स प्राइस। तो जो 5,000 यूनिट थे उसको हमने कॉस्ट जब उसकी कैलकुलेट की तो बिकम 24,950। सो दिस इज दीज 4 आइटम्स आर द करंट एसेट्स 147,550। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। लैंड हमारे पास थी 50,000 की, राइट, एंड देन इक्विपमेंट 192,500, और उसके बाद इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की बात आ जाती है। लैंड हमारे पास 50,000 की थी। अभी पीछे इंफॉर्मेशन जो सी बिफोर गोइंग टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उसने बताई थी तो उसमें हमें उसने बताया था कि लैंड हमारे पास 50,000 की अवेलेबल है। बिल्डिंग हमारे पास थी नेट जो उसने बताई 174,500, इक्विपमेंट 192,500। इसमें वो सारा इक्विपमेंट शामिल है जो हमने पीछे परचेज किया था। टोटल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 417,000, और टोटल एसेट्स हमारे पास करंट प्लस फिक्स्ड एसेट, टोटल लॉन्ग टर्म एसेट, तो उनको हमने ऐड किया 564,550, और इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ आनी चाहिए। लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज अकाउंट पेएबल 50% ऑफ द जून परचेजेस। जून की जो परचेजेस थी वो 50% उसी महीने में पे करता था और 50% नेक्स्ट मंथ में। तो जून में जो परचेज़ किया था तो जुलाई में उसने 50% पे करना है उस मंथ का, दैट इज़ 56,800, 28,400। उसके बाद कॉमन स्टॉक 200,000 हमारे पास आ गया, एंड देन रिटेन अर्निंग में दैट इज़ 336,150, और उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। और ये हमारे पास रिटेन अर्निंग की जब हमने बात की तो दैट इज़, अब रिटेन अर्निंग वहाँ पे हमारे पास कितनी आती 148,150 जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में थी, बट दैट इज़ द बिगनिंग इन्वेंट्री। उसमें हमने ऐड किया था नेट इनकम को, वो हमारे पास कितनी आई थी 239,000। हमने जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें हमारे पास जो इनकम आई थी 239,000, और उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद डिविडेंड जो हमने पे किया दैट इज़ 51,000। तो जो एंडिंग बैलेंस हमारे पास आया था दैट इज़ फॉर द रिटेन अर्निंग 336,150।
और टोटल जब हमने चेक किया तो डेट इज इक्वल, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो वो प्रॉपर बन गई है, डेट इज 564,520। बजट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने कहा था कि वी विल एंड आवर बजट अप टू द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बना ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग के बारे में जो है वो हम बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। लेट्स सी कि फ्लेक्सिबल बजट जो है वो क्या होता है। Flexible budgeting is comparing cost at different level of activities is like comparing apple with the orange. He is thinking about this. Performance evaluation is difficult when actual activities differ from the activity originally budgeted. अब होता क्या है कि बजट तो आप बना रहे हैं, वो आपने बनाया कि जी मैंने 100,000 यूनिट जो से वो सेल आउट करने हैं, दैट इज़ इन द 3 मंथ्स, और एक्चुअली यूनिट जो से वो 80,000 आपके सेल आउट हुए हैं। तो अब वो जो आपने प्रोड्यूस किया है या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द 100,000, दैट इज़ रिलेटेड टू द 80,000। वो 80,000 से रिलेट कर रहा है। तो अब आपने क्या किया, बजट तो 100,000 का बनाया, अब आप उस बजट को जो है वो लेकर आएंगे 80,000 पे और तब कंपेयर करेंगे कि अगर ये 80,000 पे होता तो तब परफॉर्मेंस क्या थी, ओवर फेवरेबल बैलेंस था या अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो था। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेक्सिबल बजट, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग कंसेंट्स एग्जाम्पल फ्रॉम द cheese company. Consider the following condensed example from the cheese company. एक चीज़ कंपनी है, उसकी एग्जाम्पल जो सी है हम कंसिडर करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं। ओरिजिनल बजट जो सा है और एक्चुअल बजट। ओरिजिनल बजट तो वो प्रिपेयर किया गया था, यूनिट ऑफ एक्टिविटी कितने थे, डेट इज़ 10,000, और एक्चुअली रिजल्ट क्या हुआ कि डेट इज़ 8,000। वेरिएंस कितना आया आपके पास, डेट इज़ 2,000 का। वेरिएबल कॉस्ट जो सी है इनडायरेक्ट लेबर, डेट इज़ 40,000, और 8,000 पे जो आपके पास कॉस्ट आई डेट इज़ 34,000। इनडायरेक्ट मटीरियल 30,000 और 8,000 पे वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ। एंड देन पावर जो सी है डेट इज़ 5,000 एंड 3,800, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपके पास जो सी है दैट इज़ डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट थी। टोटल ओवरहेड कॉस्ट 89,000 एंड 77,300, और इसके साथ साथ आपको यू और एफ नज़र आ रहे होंगे। 1 यू नज़र आ रहा होगा, बाकी सारे एफ नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि यू और एफ जो है वो क्या शो करते हैं। ओरिजिनल बजट इज़ द एप्पल एंड एक्चुअल रिजल्ट इज़ द ऑरेंज। सो you are seeing you can watch the 2,000 U is the unfavorable variance. Cheese company was unable to achieve the budgeted level of the activities. क्या हुआ कि जो चीज़ कंपनी थी उसका जो टारगेट था, जो बजटेड टारगेट था 10,000 यूनिट का, he is unable to achieve that target. Unfavorable balance, और बाकी जहाँ पे आपको F नज़र आ रहा है डेट इज़ द फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल वेरिएंस। एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द बजटेड कॉस्ट। तो अब ये क्वेश्चन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह के 10,000 जो है वो हमने बजट किया था, 10,000 को हम कंपेयर कर रहे हैं 8,000 से। 10,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी उसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 8,000 यूनिट की कॉस्ट से। सिंस द कॉस्ट वेरिएंस आर फेवरेबल, हैव वी डन ए गुड जॉब कंट्रोलिंग कॉस्ट, द क्वेश्चन इज राइजेस। तो अब क्या आता है, आई डोंट थिंक आई कैन आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द ओरिजिनल बजट। इज़ वरीड के जी वो इसका आंसर नहीं दे देता।
how much of the favorable cost variance is due to the lower activities and how much is due to the good cost control. कि अभी ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में जो एफिशिएंट हैं कि नहीं, हमने जो कॉस्ट एस्टिमेट की थी उससे कम की है या ज़्यादा की है. नो, वी आर नॉट इन ए पोजीशन, वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं. लेट्स सी कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए होगी. टू आंसर द क्वेश्चन वी मस्ट फ्लेक्स द बजट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़. वी नीड द फ्लेक्स द बजट. अब हम क्या करेंगे कि बजट को एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ की नंबर ऑफ यूनिट पे जो है वो ले जाएंगे और फिर उसके बाद जो है इसको मेजर करेंगे. द फ्लेक्सिबल बजटिंग central concept, if you can tell me what your activity was for the period, I will tell you what your cost and revenue should have been. Like उसने कहा कि जो आपकी एक्चुअल एक्टिविटीज है मुझे बता दें, तो then I will be able to tell you. The flexible budgets क्या होता है? shows expense that should have occur at the actual level of the activities. कि फ्लेक्सिबल बजट में क्या किया जाता है कि जो एक्चुअल लेवल के एक्सपेंस हैं उसको शो किया जाता है. शो एक्सपेंसेस दैट शुड हैव अकर एट द एक्चुअल लेवल ऑफ द एक्टिविटीज़. एक्चुअल एक्टिविटीज़ में जो एक्सपेंस है वो कितने हो सकते हैं. मे बी प्रिपेयर फॉर एनी एक्टिविटी लेवल इन द रेलिवेंट रेंज, रिवेल वेरिएंस ड्यू टू गुड कॉस्ट कंट्रोल और द लैक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. उसको जो है वो रिवेल करता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के, उसके वजह से परफॉर्मेंस जो सी आपकी इम्प्रूव कर सकती है या इम्प्रूव की जा सकती है. द फ्लेक्सिबल बजटिंग. टू फ्लेक्स ए बजट फॉर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल वी मस्ट नो हाउ कॉस्ट बिहेव विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल. तो कॉस्ट कैसे बिहेव करती है विद एक्टिविटी लेवल. अगर आपको याद हो पहले हमने क्या किया था, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के जो सा एनालिसिस किया था प्रीवियस लेक्चर में. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द एक्टिविटीज़. के वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज करती है कि एज यू नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो फिक्स होती है. आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो सी है वो आपकी नंबर ऑफ पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो सी है वो आपकी फिक्स होती है. लेकिन टोटल जो सी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है डेट विल चेंज एज द नंबर ऑफ यूनिट इज इंक्रीज और डिक्रीज. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो सी है वो आपकी फिक्स होती है. टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज विद द रेलिवेंट रेंज. आप कहते हैं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो, अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 28 में हमने इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, जिसमें हमने ये किया था, हमने ये कहा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करती है एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है, टोटल जो है. लेकिन अगर आप ये देखें कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स होती है. टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करती है, नंबर ऑफ यूनिट जो से इंक्रीज करते हैं. तो अगर आपको अब नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर नंबर 28 को, आई होप दैट इज लेक्चर नंबर 28, उसको वो दोबारा देख लें तो इट विल मोर क्लियर. और ये पिक्चर्स में भी आपको जो सा ये क्लियर जो सा वो नज़र आ रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ द फिक्स. वो नंबर ऑफ यूनिट जो है उस पर नहीं चेंज हो रहे एज अ नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करने से. लेट्स प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट फॉर द चीज कंपनी. अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि कॉस्ट फार्मूला पर आर हमने वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सप्रेस एज ए कांस्टेंट अमाउंट पर आर. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास जो है वो आ गई थी. इन द ओरिजिनल बजट इंडिकेट
in the original budget indirect labor was 40,000 for 10,000. Our results in the rate is $4 per hours. ये आपके पास आ गए indirect labor जो से 10,000 थी और जो से आपके पास टोटल आवर्स कितने थे, कॉस्ट जो सी थी आपकी इनडायरेक्ट लेबर पे दैट इज़ 40,000 और टोटल आवर कितने थे दैट इज़ 10,000. तो पर आवर जो से कॉस्ट आपके पास कितनी है 4. फ्लेक्सिबल बजट जो है वो हम बनाते हैं, इसमें लेट्स कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट. जो है सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो हमने कैसे जो है वो कैलकुलेट की. वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट अमाउंट पर आवर. इन ओरिजिनल बजट indirect labor was 40,000 for 10,000 hours resulting in rate of the $4 per hour. तो वो हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली. उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट हम बना रहे हैं 8,000 यूनिट, 10,000 यूनिट और 12,000 यूनिट करके. 10,000 तो हमने कॉस्ट किया और 2,000 उससे बिलो कर लिए और 2,000 उससे अबव कर लिए. एंड देन वी मल्टीप्लाई 8,000 यूनिट विथ 4. Then we have the direct labor is 32,000 और 10,000 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह हमने 12,000 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. Then we have 32, 40 and 48,000. Indirect material that is cost per hour जो है हमारे पास जो आ रहे हैं that is 3. तो 8,000 पे हमारे पास 24,000 आ गए कॉस्ट. 10,000 आवर्स पे हमारे पास जो है 30 आ गए एंड 36,000 हमारे पास आ गए 12,000 यूनिट्स पे और 12,000 आवर्स पे. और पावर जो कंज्यूम हुए डेट इज़ 0.5 पर एक्टिविटी पर यूनिट. तो वो भी हमने कैलकुलेट कर ली. मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव 4,000, 5,000 एंड 6,000. उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई दैट इज 7.50 और वो उसको आप डायरेक्ट जो है वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8,000 से तो आपके पास आ जाएंगे 60,000, 10,000 से 75,000 एंड 12,000 से 90,000 आपके पास आ जाएंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर रहे थे दैट इज $7.5 पर यूनिट. तो जब हमने इसको 8,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव 60,000, देन वी मल्टीप्लाई इट विद 10,000 एंड देन मल्टीप्लाई विद 12,000. तो हमारे पास 60,000, 75,000 और 90,000 जो से हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई. एंड देन फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, डेप्रिसिएशन 12,000, वो हमारे पूरे ईच जो सा यूनिट्स में वो सेम है. इंश्योरेंस दैट इज सिमिलर. टोटल फिक्स कॉस्ट इज 14,000, 14,000 एंड 14,000. एंड देन वी हैव टोटल ओवरहेड कॉस्ट दैट इज 74,000, 89,000 एंड 104,000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7.5 पर यूनिट इनटू बजटेड लेवल इन द यूनिट. वही हमने काम किया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया था. Total fixed costs are expressed as the total amount that does not change with the relevant range of the activity. जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती. एक्टिविटीज़ आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, लेकिन टोटल पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो सी है वो डिक्लाइन कर जाती है. और आप अगर मैक्सिमम कैपेसिटी में यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पर यूनिट कॉस्ट जो सी है वो कम आती है. Flexible budgeting performance report. Now let's prepare a flexible budget performance report at 8,000 actual machine hours for the cheese company. Now जो पहले हम कर रहे थे कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे थे, नाउ यू कैन सी वी आर कंपेयरिंग द एप्पल विद एप्पल. बिकॉज एप्पल कैसे एप्पल हुआ ये जो है because on both side we have 8,000 units. तो कॉस्ट फार्मूला हमारे पास भी अवेलेबल था, फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है. तो अब ये देखा जाता है कि फ्लेक्सिबल बजट में हमने 8,000 यूनिट पे जो कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर की हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी दैट इज़ 32,000
और उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए दैट इज़ 34,000। तो सबसे पहले तो ये है कि यूनिट ऑफ एक्टिविटीज़ अब हमारा वेरिएंस जो है वो ज़ीरो आ गया। डिफरेंस कितना है? ज़ीरो। इट्स मीन कि बोथ थिंग्स आर इक्वल। इनडायरेक्ट लेबर की बात की तो इनडायरेक्ट लेबर जो हमने बजट बनाया था दैट इज़ 32,000 और एक्चुअल जो हुआ दैट इज़ 34,000। तो दैट इज़ अनफेवरेबल। $2,000 इज़ अनफेवरेबल। इट्स मीन इनडायरेक्ट लेबर जो सी है हमारी ज़्यादा अप्लाइड हुई है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो सा दैट इज़ 24,000 हमने बजट बनाया था एंड देन एक्चुअल जो कंज्यूम हुई है दैट इज़ 25,500 और दैट इज़ अगेन अनफेवरेबल। यू मीन अनफेवरेबल 1,500। उसके बाद पावर की बात की दैट इज़ बजट हमने किया 4,000 का और एक्चुअल जो कंज्यूमिंग दैट इज़ 3,800। दैट इज़ लेस। एफ मीन फेवरेबल बैलेंस नॉट फेल। तो दिस इज़ द फेवरेबल बैलेंस दैट इज़ 200 वेरिएंस एंड देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7.5 और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो फ्लेक्सिबल बजट में आई 60,000 और एक्चुअल में आई 63,300 और 3,300 इज अनफेवरेबल बैलेंस। और उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट में हमारे पास कोई चेंज नहीं है और टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है 74,000 और 77,300 इज़ द एक्चुअल रिजल्ट। सो इट्स मीन कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज़ अनफेवरेबल 3,300। इसका मतलब ये हुआ कि $3,300 जो है वो अनफेवरेबल बैलेंस है। जो आपने बजट प्रिपेयर किया था कि जी ओके हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, सो द परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, दैट इज़ अनफेवरेबल। Indirect labor and indirect material have unfavorable variance because the actual costs are more than the flexible budget cost. अब इसमें क्या हुआ कि you can see in the red हमारे पास जो है वो आ रहा है indirect labor और indirect material जो है unfavorable आ गया और उसकी वजह से total वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास अनफेवरेबल चलेगी और टोटल ओवरहेड कॉस्ट भी हमारे पास अनफेवरेबल जो है वो मूव कर गए। Power has a favorable variance because the actual cost is less than the flexible budget। वो हमारे पास जो है वो फेवरेबल आ गई दैट इज 200 फेवरेबल में आ गया। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 22 नॉट लेक्चर नंबर 22 और चैप्टर जो है हमारा 22 बेस कर रहा था 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 31 में। और इसमें हमने जो है कम्प्रिहेंसिव कैश बजट की आज जो हमने बात की कम्प्रिहेंसिव कैश बजट की बात की। कम्प्रिहेंसिव कैश बजट में हमने क्या किया कि हमारे पास कैश की कुछ और इंफॉर्मेशन जो थी वो अवेलेबल थी, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जिसकी बेसिस पे हमने जो है कैश बजट को और डिटेल से बनाया। उसको बनाने के बाद हमने क्या किया था कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की थी। बजटेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रिपेयर की थी। हमने बजटेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी। जब बजटेड इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई थी तो उसके बाद हमने बजटेड बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर की। जब हमारे पास बजटेड बैलेंस शीट जो सी है प्रिपेयर हो गई तो तब हमने बात की थी फ्लेक्सिबल बजट की थी। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो क्या किया जाता है, फ्लेक्सिबल बजट फिर हमने बनाया। उसमें हमने क्या किया कि यूनिट्स जो से हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिए और पर यूनिट कॉस्ट जो है इंडायरेक्ट लेबर की भी वही निकाल ली। और फिर हमने कंपेयर किया। हमने कहा फ्लेक्सिबल बजट अगर हम नहीं बनाते तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑरेंज और एप्पल को जो है आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जब फ्लेक्सिबल बजट हमारा बन गया तो फिर हमने कंपेयर किया कि जो हमने टारगेट रखा था कॉस्ट को अचीव करने के लिए वही हमने जो है अचीव किया कि नहीं किया। तो फिर हमने उसके परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया और हमने देखा कुछ बैलेंसेस कुछ नहीं, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर के बैलेंसेस हमारे जो है वो नेगेटिव आ रहे थे, अनफेवरेबल आ रहे थे और फेवरेबल हमारा सिर्फ आ रहा था पावर का और उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो थी हमारी वो इंक्रीज़ कर गई थी। तो उसके एंड में मतलब वो जो हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाया उसके बाद हमने परफॉर्मेंस मेजर की। तो देन नेक्स्ट टाइम जो है आप क्या करते हैं कि अपने जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनको टारगेट देते हैं कि आपने जो है
इस चीज़ में आप जो है वो डेफिशिएंट है, इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो और अप्रोचेस के बारे में जो है वो बताता हूँ। अमेरिका में इफ़ समवन क्या होता है कि कोई नया आइडिया लेके आता है तो उसको कहते हैं लेट्स डू, तुम इसको करो, देखते हैं क्या होता है। कि वो एक नया आइडिया लेके आया, उसने एक गाड़ी जो से वो नई बनानी है, उसने क्या किया कि उस गाड़ी को नया जो है वो बनाया और उसकी टोटल कॉस्ट जो सी है वो उन्होंने एस्टीमेट लगाया। और एस्टीमेट लगाने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखा कि ओके इसकी कॉस्ट इतनी पड़ी, इससे पहले कॉस्ट जो हमने गाड़ी बनाई थी उसकी कॉस्ट कितनी थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो उसमें जिस पोर्शन पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। इफ़ दे आर सक्सेसफुल तो तब उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते थे। लेकिन जापानीज़ इकोनॉमी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि ओके यू हैव न्यू आइडिया, इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करो कि किस किस जगह पे किस किस यूनिट पे कितनी कॉस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। अमेरिका में क्या होता है कि आप पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जापानीज़ इकोनॉमी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि फ़र्स्ट आप कैलकुलेट करें कॉस्ट और उसको कंपेयर किया जाता है प्रीवियस वन से, और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है कि किस जगह पे कॉस्ट ज़्यादा इंकर की जा रही है, उसको कंट्रोल करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 31। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 32 में दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आई होप कि चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चन है उसको आप जो है वो सॉल्व करेंगे और जो बुक में मटेरियल है उसको आप स्टडी करेंगे। टिल द लास्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।